हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ जेसीओ कैटरिंग से संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। सॉरी दोस्तों, मेरी अभी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, इसीलिए मैं 40 प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी हल्की ठीक हो गई है और लग रहा है कि कल या परसों तक मैं पूरा ठीक हो जाऊँगा। तो आप लोगों के लिए कल या परसों से मैं टोटल 50 प्रश्नों को लेकर आऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और यह जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, यह आर्मी जेसीओ कैटरिंग, जो आर्मी जेसीओ कैटरिंग का फॉर्म भरे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये 40 प्रश्न साबित होने वाले हैं। और जो 30 जून से लेकर जो हमारी 10 जुलाई है उसके बीच में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट यह साबित होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप जेसीओ का फॉर्म भरे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि मैं जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा या वीडियो या प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट में आप लास्ट तक जुड़े रहिए क्योंकि आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सा खाना पकाने का तरीका है जिसमें कम तेल का प्रयोग होता है। यानी कि खाना पकाने का कौन सा तरीका है जिसमें कम तेल उपयोग में लाया जाता है। तो वह कौन सी क्रिया है, तो वह है हमारे स्टीमिंग। जो स्टीमिंग प्रक्रिया है इसके माध्यम से कम तेल का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, स्टीमिंग। और मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको दोस्त क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर जाकर आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट को दोबारा भी देख सकते हैं। आप जितनी बार भी इस वीडियो को देखेंगे उतनी आपकी तैयारी मजबूत होती रहेगी। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 है, किचन में अग्निशमन यंत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। जो किचन में अग्निशमन यंत्र होता है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो अग्निशमन यंत्र का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह हमारा आपातकाल के समय अग्नि को नियंत्रित करना। जो आपातकाल में अगर अग्नि लग गई है किचन में तो उसको नियंत्रित करने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, आपातकालीन अग्नि नियंत्रण। प्रश्न संख्या 3, माइक्रोवेव ओवन किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करता है। जो माइक्रोवेव ओवन है यह किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करता है। तो माइक्रोवेव ओवन जो है यह मुख्य रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करता है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं इसका उपयोग मुख्य रूप से माइक्रोवेव ओवन करता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। प्रश्न संख्या 4, ताज़ा मांस की पहचान कैसे की जाती है। यह तो आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम पूछिए मत, कतई जहर प्रश्न साबित होने वाला है। ताज़ा मांस की पहचान कैसे की जाती है। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ताज़ा मांस की पहचान कैसे की जाती है। तो जो हमारी ताज़ा मांस है वह लाल गुलाबी रंग का और लोचदार हो जाती है। तो अगर ज़्यादा लाल है और गुलाबी तो यह मतलब लोचदार है, तो यह ताज़ा होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 5, FIFO का मतलब क्या है।
तो FIFO का मतलब क्या होता है, यानी आपको FIOF का फुल फॉर्म बताना है। तो FIFO का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्रश्न संख्या 6, खाने में प्रयोग होने वाला सबसे अधिक खतरनाक कीटाणु कौन सा है। तो खाने में प्रयोग होने वाला सबसे अधिक खतरनाक कीटाणु कौन सा है, तो वह जो है हमारा ई कोलाई जो कीटाणु है यह सबसे खतरनाक कीटाणु है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ई कोलाई या जो कॉकरोच है इसकी तो जो लड़कियां होती हैं वह भाजी बनाकर खा जाती हैं। प्रश्न संख्या 7, सॉरी दोस्तों यहाँ मैं गलत बोल दिया हूँ, इससे वो लोग मतलब डर जाती हैं। हमारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 7, भारतीय थल सेना में खाद्य नियंत्रण किस विभाग के अंतर्गत आता है। जो भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी है इसमें खाद्य नियंत्रण किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो वह जो है हमारा जो खाद्य नियंत्रण है यह प्रमुख रूप से ASC के अंतर्गत आता है। आप लोग इसका उत्तर मेष नहीं लगाना है, मेष, और यह तो रेलवे से संबंधित है, और यह BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और यह जो है हमारा खाद्य नियंत्रण ASC के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8, रख रखाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो मेंटेनेंस है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। रख रखाव या मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो वह हमारी उपकरणों को चालू स्थिति में बनाए रखना, यानी कि जब चाहे हमारा उपकरण तैयार रहे, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी दाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक कौन सी दाल में पाई जाती है, तो जो उड़द होता है, यानी कि उड़द की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, उड़द। प्रश्न संख्या 10, स्टरीलाइजेशन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है। जो स्टरीलाइजेशन प्रक्रिया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो वह हमारी जो कीटाणुओं को नष्ट करना होता है। जो कीटाणु होते हैं या जो स्टरीलाइजेशन है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह कीटाणुओं को नष्ट करना होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कीटाणु नष्ट करना। प्रश्न संख्या 11, बटर को फ्रीज में स्टोर करते समय कितने डिग्री तापमान पर रखना चाहिए। जो बटर को फ्रीज में स्टोर करते समय कितने डिग्री तापमान पर रखना चाहिए, तो वह जो है हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। और जो पानी का घनत्व होता है वह हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है, पानी का घनत्व। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 12, कटिंग बोर्ड को उपयोग करने के बाद कैसे साफ किया जाना चाहिए। जो कटिंग बोर्ड है को उपयोग करने के बाद कैसे साफ किया जाना चाहिए, तो गर्म पानी और डिटर्जेंट से कटिंग बोर्ड को साफ करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, गर्म पानी और डिटर्जेंट के साथ कटिंग बोर्ड को साफ करना चाहिए।
प्रश्न संख्या 13, सब्जियों की कटाई में किस चाकू का प्रयोग किया जाता है? तो यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब्जियों की कटाई में किस चाकू का प्रयोग किया जाता है? तो सब्जियों की कटाई में जो सेफ या सुरक्षित चाकू होता है उसी का उपयोग किया जाता है, यानी कि सेफ नाइफ। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सेफ नाइफ का प्रयोग सब्जियों की कटाई में प्रमुख रूप से किया जाता है। प्रश्न संख्या 14, पके चावल को दोबारा गर्म करने के लिए कौन सी विधि सबसे सुरक्षित है? जो अगर हमारा चावल पक गया है तो उसको दोबारा गर्म करने के लिए कौन सी विधि सबसे सुरक्षित है? तो वह जो है हमारी भाप में गर्म करके। अगर भाप में गर्म करके, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, भाप में गर्म करना। धूप में क्या गर्म करोगे, वो खुद ही खराब हो जाएगा। कच्चे चावल मिला देंगे तो आधा पक्का सब बराबर हो जाएगा। ठंडे पानी में डाल देंगे तो उसको तो गर्म करना था, ठंडा कर दोगे, मतलब मूर्खों वाला काम। भाप में गर्म करना ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 15, भारतीय सेना में मेस बिल को कौन संभालता है? भारतीय सेना में जो मेस बिल होती है इसको कौन संभालता है, यानी कि मेस काउंटर को कौन संभालता है? तो वह जो है हमारा मेस जो क्लर्क होता है वही संभालता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मेस क्लर्क। प्रश्न संख्या 16, चिकन को कितने तापमान पर पकाना चाहिए ताकि वह पूर्ण रूप से सुरक्षित हो? किचन को कितने डिग्री तापमान पर पकाना चाहिए ताकि वह सुरक्षित हो? तो वह हमारी 75 डिग्री से 70 से, यानी कि 70 डिग्री से लेकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पकाना चाहिए। अगर फ़ारेनहाइट में मान पूछेगा तो आप लोगों को 165 डिग्री फ़ारेनहाइट बताना है। अगर आपको ज़्यादा विस्तार से पूछेगा तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 165 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बताना है, और वैसे 75 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है? तो डेयरी उत्पाद कौन सा नहीं है? तो डेयरी में हमारा मक्खन उपलब्ध है, छाछ, दही, पनीर, और यह जो बेसन है यह डेयरी में तैयार नहीं किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, बेसन। प्रश्न संख्या 18, मछली की ताजगी की जांच कैसे की जाती है? मछली की ताजगी की जांच कैसे की जाती है? तो वह जो है हमारी मछली की ताजगी की जांच कैसे की जाती है? तो यह जो है हमारी आँखों से। अगर आप आँखों से उसको अच्छे से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। और जो मछलियाँ काफ़ी बेकार होती हैं वह तो पूरा बर्फ़ में रख देते हैं, तभी भी मतलब लोग जाकर खरीद लेते हैं। आप लोग को देखने से समझ आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, आँखों से। प्रश्न संख्या 19, खाद्य अपशिष्ट निपटान में सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? खाद्य अपशिष्ट निपटान में सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो वह है हमारा कंपोस्टिंग। जो कंपोस्टिंग है यह खाद्य उत्पाद में निपटान के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कंपोस्टिंग। प्रश्न संख्या 20, डिश वॉशिंग में किस रसायन का प्रयोग सफाई के लिए किया जाता है? डिश वॉशिंग में किस रसायन का प्रयोग सफाई के लिए किया जाता है?
तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। डिश वॉशिंग में डिटर्जेंट का जो डिटर्जेंट है सफाई में, इसी का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, डिश वॉशिंग या सफाई में ऑप्शन सी डिटर्जेंट। प्रश्न संख्या 21, नाश्ते में सबसे उपयुक्त खाद्य क्या है? अगर हम लोग नाश्ता करते हैं तो उसमें सबसे उपयुक्त खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो वह जो है हमारी उपमा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, उपमा। या नहीं कि आप नाश्ता में बिरयानी, दाल, चावल, सब्जी सब लपेट लिए तो भोजन हो गया, और पुलाव भी खाएंगे नाश्ते में। प्रश्न संख्या 22, खाद्य संवेदी परीक्षण सेंसोरी टेस्ट में कौन कौन से पहलू देखे जाते हैं? खाद्य संवेदी परीक्षण में कौन कौन से पहलू देखे जाते हैं? तो खाद्य संवेदी जो परीक्षण है इसमें मुख्य रूप से आकार कैसा है, गंध कितनी है, स्वाद कैसा है, तो यह सभी देखे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 23, सेफ्टी मापदंडों में पीपीई का क्या अर्थ है? सेफ्टी मापदंडों में पीपीई का क्या अर्थ है? तो पीपीई का अर्थ हमारा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई का अर्थ है। प्रश्न संख्या 24, टिफिन सर्विस में किस बात का ध्यान सबसे पहले रखा जाता है? टिफिन जो सर्विस दी जाती है इसमें किस बात का ध्यान सबसे पहले रखा जाता है? तो वह हमारी समय का वितरण, यानी कि टिफिन में समय से कुछ भी रख सकते हैं। टिफिन सर्विस में जो समय का वितरण है यह सबसे पहले इस पर ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 25, एक मानक थाली में कितनी प्रकार की खाद्य श्रेणियां होनी चाहिए? एक मानक थाली में कितनी प्रकार की खाद्य श्रेणियां होनी चाहिए? तो टोटल 5 प्रकार की एक मानक थाली में खाद्य प्रणाली होनी चाहिए। ऑप्शन डी 5। प्रश्न संख्या 26, भोजन में अति संवेदनशीलता एलर्जी आमतौर पर किससे होती है? भोजन में अति संवेदनशीलता जो एलर्जी का हिंदी नाम है आमतौर पर किससे संबंधित है? तो भोजन में जो एलर्जी आमतौर पर किससे संबंधित है? तो वह हमारी दूध से। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, दूध। प्रश्न संख्या 27, टमाटर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में प्रचुर मात्रा में हमारी विटामिन सी पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा। और नींबू और संतरे में भी विटामिन सी प्रमुख रूप से पाई जाती है। और विटामिन डी सूर्य की रोशनी में पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और इससे संबंधित जो बीमारी है वह बेरी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से जो हमारा है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक रोग होता है। इसका संबंध आँख से है और यह विटामिन ए हमारी गाजर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी। प्रश्न संख्या 28, भोजन में गंध को परखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भोजन में गंध को परखने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह हमारी
जो स्मेल जांच यानी कि स्मेल टेस्ट, जो इस सॉरी दोस्तों, जो स्मेल टेस्ट है वही भोजन के गंध को जांचने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, स्मेल टेस्ट। प्रश्न संख्या 29, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में यीस्ट का क्या कार्य होता है? ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में यीस्ट का क्या कार्य होता है? तो ब्रेड पकाने की प्रक्रिया में हमारी जो ब्रेड को फुलाना होता है, यीस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने में फुलाने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, फुलाना। प्रश्न संख्या 30, किचन हाइजीन का सबसे पहला नियम क्या है? किचन हाइजीन का सबसे पहला नियम क्या है? तो वह जो है हमारा किचन को साफ सुथरा वातावरण बनाए रखना, यानी कि जो इस प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, साफ सुथरा वातावरण बनाए रखना, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31 है। मैं टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। मैं आप लोग को लास्ट में ही बता दिया था और हमारा 1-2 दिन के बाद टोटल 50 प्रश्न लेकर आऊँगा। खीर बनाते समय कौन सी प्रक्रिया नहीं की जाती है? तो खीर बनाते समय कौन सी प्रक्रिया नहीं की जाती है? इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो आप लोग नहीं को भूल जाएंगे तो क्वेश्चन ही गलत कर देंगे। तो दूध में उबाला जाता है, खीर में चावल भी डाला जाता है और चीनी या गुड़ या भेली भी आप डाल सकते हैं खीर बनाने में। और यह जो तेल में तलना, तो यह लग रहा है मुर्गा, मांस, मछली या कुछ भी है, या पकौड़ा, पकौड़ी, पूड़ी कुछ भी छानना है तो तेल में छाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, तेल में तलना। प्रश्न संख्या 32 है। सूप बनाने में सामान्यतः कौन सी चीज़ आधार बेस होती है? सूप बनाने में सामान्यतः कौन सी चीज़ आधार या बेस होती है? तो जो सूप बनाने में वह कौन सी है? तो वह हमारी स्टॉक, जो स्टॉक मतलब है या नहीं, इसको सबसे महत्वपूर्ण है सूप बनाने में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, स्टॉक। प्रश्न संख्या 33, रेफ्रिजरेटर में सबसे ऊपर का भाग किस लिए उपयुक्त होता है? यानी कि जो हमारा फ्रिज है इसमें सबसे ऊपर का भाग किस लिए उपयुक्त होता है? तो वह जो है हमारा आइसक्रीम, जो आइसक्रीम है ICERIM, जो आइसक्रीम है इसको जमाने के लिए सबसे ऊपर फ्रिज में भाग होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, रेफ्रिजरेटर में सबसे ऊपर का भाग आइसक्रीम जमाने के लिए होता है। प्रश्न संख्या 34, फूड पॉइजनिंग के मुख्य लक्षण क्या हैं? जो फूड पॉइजनिंग होता है इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? तो इसका जो फूड पॉइजनिंग का जो मुख्य लक्षण है वह हमारा उल्टी और दस्त। दोस्त मैं क्या बताऊँ, मुझे भी यही दिक्कत थी। मेरा सुबह सुबह ही 4 बजे से ही उल्टी होना स्टार्ट और 9 बजे तक चलता रहा। अभी मतलब चल रहा था 3-4 दिन से पहले। अभी तो मैं कल जाकर दवा लिया हूँ तो थोड़ा सा आराम है। तो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और टोटल 40 प्रश्न ही लेकर आ पा रहा हूँ और 1-2 दिन में मैं पूरा ठीक हो जाऊँगा। तो टोटल मैं 50 प्रश्नों को लेकर आऊँगा दोस्त। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, उल्टी और दस्त। प्रश्न संख्या 35, भोजन के पोषण को संरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? भोजन के पोषण को संरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वह जो है हमारा उसको भोजन को संरक्षित रखने के लिए धीमी आंच पर आराम से पकाना होता है।
इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, धीमी आंच पर पकाना। प्रश्न संख्या 36, रसोई में उपयोग होने वाला स्ट्रेनर किसके लिए प्रयोग होता है? तो रसोई जो घर होता है उसमें उपयोग होने वाला स्ट्रेनर किसके लिए प्रयोग होता है? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो स्ट्रेनर है वह हमारा पानी छानने के लिए उपयोग होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, पानी छानना। प्रश्न संख्या 37, रोटी बेलने के लिए किस सामग्री की आवश्यकता होती है? तो आप लोग जब छोटे होंगे तो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ से मार खाए होंगे उसी का रोटी बेलने में उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है बेलन। बेलन और चकला। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बेलन और चकला। प्रश्न संख्या 38, दालों को पकाने से पहले किस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए? तो दालों को पकाने से पहले किस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए? तो वह हमारी दालों को अच्छे से धोकर और भिगोकर पकाना चाहिए। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, धोना और भिगोना। प्रश्न संख्या 39, ड्राई स्टोरेज का अर्थ क्या है? यह जो ड्राई स्टोरेज है इसका क्या अर्थ है? तो जो ड्राई स्टोरेज है इसका अर्थ है सूखी चीज़ों को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना। जो ड्राई स्टोरेज है यह सूखी चीज़ों को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न संख्या 40 है और इस प्रैक्टिस सेट का आज का प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चाय बनाते समय कौन सी चीज़ अंतिम में डाली जाती है? तो चाय बनाते समय कौन सी चीज़ सबसे अंतिम में डाली जाती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। दोस्त, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट कर दीजिए कि किन लोगों को PDF चाहिए। मैं 2-4 दिन में आप लोगों के लिए PDF भी ला दूँगा। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया था यह आप लोगों को कैसा लगा। अभी मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आप लोग के लिए PDF भी उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।